नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक भाभी की धैर्य की कहानी। कपड़े फैलाते फैलाते ही सुमन ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सिर के ऊपर आ गया है, 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। नहाते धोते 1 बजना ही था, तभी उसे अपनी सास शकुंतला और अंकिता के जोर जोर से बातें करने की आवाजें सुनाई दी। जरूर आज अंकिता फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई होगी। अंकिता उसकी छोटी ननद है, जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसके गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले शकुंतला बढ़ चढ़कर अंकिता के ससुराल वालों में ढेरों नुक्स निकालती हैं और उन्हें कोसती रहती हैं। फिर लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू होता है। अंकिता के पति किशन को दूसरे दिन बुलाया जाता है और छोटी छोटी बातों पर जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती हैं, उनके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता है। किशन के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफी साधारण था, इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहन कर अंकिता को वापस अपने साथ ले जाता था। जल्दी से स्नान कर सुमन रसोई की तरफ लपकी, तभी शकुंतला की नजर उस पर पड़ गई। सुमन को सुनाकर तेज आवाज में बोली, लो महारानी के पूरे 3 घंटे का राज स्नान समाप्त हुआ। न जाने कौन से उपटन मले जा रहे थे कि घर में तूफान आ जाए, पर इन्हें होश ही नहीं रहता। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा सुमन को धोना पड़ता है, फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी। वैसे भी काफी देर हो गई थी, इसलिए सुमन चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा डिब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े सुनील की सख्त आवाज ने उसे सहमा दिया। सुबह से घर में बैठी जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो। कोई आए या जाए स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए तुम्हें क्या, हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा पहले चावल ही चढ़ा दूं, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं। फिर इत्मीनान से अंकिता से बातें करूंगी। सुमन के जवाब पर सुनील के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 जन ही हैं, जिसमें रिया को अम्मा ही संभालती हैं। फिर भी दिखाओगी कि दिन भर काम ही करती रहती हो। सुनील जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। वह भी चावल दाल चूल्हे पर चढ़ा पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई, जहां सोफे पर अंकिता बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी सास बैठी अंकिता के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कह रही थी। जैसे ही उनकी नजर सुमन पर गई, एक कुटिलतापूर्ण मुस्कान उनके चेहरे पर लक्षित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है, जो इस घर में बैठी हर वह सुख भोग रही है जिसकी कभी उसने अपने पति के घर में कल्पना भी नहीं की होगी। और एक हमारे घर की बेटी है, जो जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करे, उनका मुंह फूला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में, बहू के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था। फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती है। सुमन बात का रुख पलटने के लिए अंकिता से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी बन ही गया है। चाय की याद आ गई? यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाय पीने का समय है। पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ जाकर खाना लगाओ, कब से हम सब भूखे बैठे हैं। सुनील की बातों से सुमन का सारा प्रेम, सारी सेवाएं और सारी विनम्रता धरी की धरी रह गई और वह उठकर फिर से रसोई में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है, बहू मिली तो वह भी किसी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसे ही है, हमेशा अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया सुमन को डंक सा चुभ रहा था। फिर भी सारे तिरस्कार और दंभ को समेट वह सामान्य होने की कोशिश करती काम में जुटी रही। हर बार की तरह फोन करके किशन को बुलवाया गया, पर इस बार किशन ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था अंकिता स्वयं ही घर छोड़कर गई है तो स्वयं ही लौट कर आए। बहुत दबाव डालने पर भी वह किसी की कीमत पर अंकिता को लेने आने को तैयार नहीं हुआ। सुनील ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देता रहा, लेकिन अंकिता के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। सुमन अपनी सास और सुनील को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी, फिर उसकी क्या बिसात थी। हर एक बात का फैसला शकुंतला ही करती आई थी।
बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज्यादा ही उदंड और स्वार्थी हो गए थे। अंकिता भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से उलझती रहती थी। छोटी छोटी बातों में भी फोन पर माँ से सलाह लेती और उनके निर्देशानुसार घर चलाने की कोशिश करती। वह जब कभी जरा सा भी बीमार हो जाती तुरंत माँ को टेलीफोन कर देती और उसकी माँ आनन फानन में पहुंचकर अंकिता को अपने साथ घर ले आती। अंकिता के व्यवहार और घर में माँ की दखलंदाजी से अंकिता का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से किशन बुरी तरह खींच जाता। अपनी सास की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अंकिता को समझाने की कोशिश करता तो अंकिता अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपनी जिद पर थे, कोई झुकने को राजी नहीं थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों का बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में सुमन पर बरसता। सुनील का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज्यादा ही निर्मम और रूखा हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहरा प्रताड़ित करता। गुस्सैल तो वह पहले से ही था। वह बढ़ती परेशानी ने उसे और निष्ठुर और अमानवीय भी बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाने पर सुनील इतना क्रोधित हो गया कि सुमन को गुस्से के मारे इतने जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से जा टकराई और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। सुमन दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगे चोट से ज्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी अपने सिर के ऊपर उसे किसी के हाथों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नजर सामने बैठी अंकिता पर गई। जाने कब से आकर बैठी थी, उसे आभास तक नहीं हुआ। अंकिता धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। बरबस मिली सहानुभूति से उसकी आंखें भर आईं। अंकिता ने ही चुप्पी तोड़ी। एक बार पूछो भाभी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिना सोचे समझे मैं भी आपको जाने क्या क्या बोल दिया करती थी, पर अब सोचती हूँ इतना सब कुछ आप कैसे सहन कर लेती हैं। क्या आपको कभी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं होता? खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की तिरस्कृत जिंदगी जीना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन भी खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़ जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं, पर क्या इतना आसान है सब कुछ? बिरले को ही जिंदगी ऐसे अवसर देती है, वरना जिंदगी तो हर कदम पर खुद ही एक चुनौती है। कहीं ना कहीं तो कोई चुनौती को स्वीकार नहीं पड़ता है। तुम्हारे भैया क्रोधी स्वभाव के हैं। परेशानियां उन्हें कभी कभी उदंड और निर्मम भी बना देती हैं। फिर भी जब इस तरह का क्रोधी, दबंग, उदंड और सिर्फ अपना ही वर्चस्व स्थापित करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए तो उसका एकमात्र उपाय उसे छोड़कर भाग जाना या अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति में जीवन की इस चुनौती को स्वीकार करना और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही सही रास्ता है। वैसे भी पुरुष होते ही अहमवादी हैं। उनके दिल में स्वयं की अवधारणा इतनी व्यापक होती है कि पत्नी का स्वयं उनमें समा ही जाता है। जहां तक तुम्हारे भैया का सवाल है, उनका विवेक भले ही कुछ समय के लिए खो जाता है, पर उनके अंदर की इंसानियत आज भी जिंदा है। उन्हें अपने किए का एहसास रहता है। मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद कई दिनों तक वो मुझसे नजरें नहीं मिला पाते हैं। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी देखभाल भी करते हैं। उनके क्रोध को मैंने बहुत कुछ साध लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जल्दी अपनी गलतियों का एहसास दिला सही रास्ते पर ले आऊंगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे मन का दृढ़ता कायम रहे। यह जरूरी नहीं कि हर जगह पति ही दोषी हो। आज का वह सबसे बड़ा सत्य है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती नारियों का स्वाभिमान अभिमान के हद को पार कर रहा है। यही अभिमान छिन्न भिन्न कर रहा है। उनकी सहनशीलता को छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा है। इस टूटते परिवार की सारी त्रसदी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। सच पूछो तो औरत बरगद की तो वो छांव है जहाँ बच्चे ही नहीं, घर के बुजुर्ग भी चैन और सुकून की सांस लेते हैं। इसलिए ही शायद प्रकृति ने इतना सही गुण और दिलो दिमाग से अत्यधिक कोमल बनाया है, ताकि रिश्तों की भावना को दिल से महसूस कर वह उसे टूटने से बचा सके। विपरीत परिस्थितियों में नारी अपने अंदर छुपी अदम्य साहस और सहनशीलता से अपने घर तनिका तिनका जोड़कर उसे बिखरने से बचा लेती है। कौन नहीं चाहता कि उसे सुंदर, समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन जीवन में सब कुछ वही नहीं मिलता जैसा कि हम चाहते हैं। अगर अनचाहे मिले तो उसे अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही समझदारी है, ना कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने में। कहाँ कहाँ और किन किन कठिनाइयों से
हम भागते रहेंगे। मेरी मानो तो अंकिता, तुम अपने सारे मान अभिमान को भुला अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा जीने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वे लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। फिर भी अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा धैर्य टूटने लगे तो अपनी भाभी को याद कर लेना उनके संघर्षों को, जो पिछले 5 वर्षों से वह तुम्हारे मायके को अपनाने के लिए कर रही हैं। दूसरे ही दिन बिना किसी को कुछ बताए अंकिता घर से गायब थी। घर के लोगों को लगा सुबह सुबह मंदिर गई। देर होने पर सबको चिंता होने लगी। तभी अंकिता का फोन आ गया कि वह अपने ससुराल चली आई है और यहाँ हर तरह से ठीक है। किसी को भी उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद अंकिता अपने पति के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। आते ही किशन ने अपनी सास और सुनील से माफी मांगी और सीधे दोनों सुमन के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही अंकिता सुमन से लिपट कर, भाभी आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं, आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो जिंदगी ना जाने में कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद ही अंदाजा नहीं। खाने को टेबल पर अंकिता अपनी माँ से बातों में, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करोगी, माँ अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए, तभी इस घर में सच्ची शांति आएगी। अगर आप लोगों का निष्ठुर व्यवहार सहते सहते कहीं भाभी टूट गई तो यह घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप आशा रखती हैं कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझे, आपकी बेटी के अधिकार को समझे, तो फिर इन्हीं सब बातों से आप भाभी को क्यों वंचित रखती हैं। भैया से भी मैं यही चाहूंगी कि जितनी नसीहतें आप किशन को देते हैं, वे सारी की सारी नसीहतें खुद आपको याद रखनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को आप लोग उनकी कमजोरी मत समझिए। रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं है। पत्नी एक बंधन मात्र नहीं होती, वो ईश्वर, समाज, कुटुंब, माता पिता के आशीर्वाद से पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली सेतु है, जिसके मानसिक रूप से टूटते ही सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने की टेबल पर निःशब्द शांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंथन चल रहा हो। अंकिता के ससुराल जाते ही सुनील सुमन को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। सुमन के बार बार मना करने पर वह मानने को तैयार नहीं था। तभी शकुंतला बोली, अगर बहू डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो उसे कहीं दूसरी जगह घुमा ला, मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी, और हाँ, रिया भी मेरे पास ही रहेगी। सुमन को आज पहली बार लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं, अगर पूरी लगन और निष्ठा से कोई काम को पूरा करने की ठान ले तो जिंदगी जरूर उसे एक मौका देती है। अपने काम को पूरा करने के लिए बस जरूरत होती है थोड़े धैर्य की। तो कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।